तो चलिए आज बात करते हैं उस प्रोसेस की जिसके बिना धरती पर जिंदगी, खैर जिंदगी होती ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की। अब ये सिर्फ पौधों के खाना बनाने का तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो नेचर की अपनी अल्टीमेट सोलर पावर टेक्नोलॉजी है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। कभी सोचा है कि हम जो भी खाते हैं या जो सांस हम लेते हैं वो सब कहाँ से आता है? अल्टीमेटली वो इसी एक अकेली प्रक्रिया से जुड़ा है। ये वो प्रोसेस है जो पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर फूड चेन की शुरुआत है। और हाँ, हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ना, वो भी इसी की देन है। सच कहें तो ये जीवन की बुनियाद है, सूरज की रोशनी को जिंदगी में बदलने का एक जादुई तरीका। तो ये है वो फेमस केमिकल इक्वेशन। देखने में शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर ये असल में जिंदगी की रेसिपी है। देखिए, इनपुट्स क्या हैं? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के जो हवा से मिलते हैं और 12 मॉलिक्यूल पानी के। और जब सूरज की रोशनी का तड़का लगता है तो आउटपुट क्या निकलता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज, पौधे का खाना। साथ में थोड़ा पानी और सबसे जरूरी 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो हमारे काम आते हैं। अब जरा साइंटिफिक नजर से देखें तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का सीधा मतलब है बिल्ड करना या निर्माण करना। यहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे CO2 और पानी जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज बना रहे हैं। और क्योंकि इस काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे एंडोजोनिक भी कहते हैं। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? जाहिर है, सूरज से। अच्छा, पर ये सारी बातें हमें पता कैसे चलीं? ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी कहानी एक लंबी साइंटिफिक जासूसी की कहानी है। कई सदियों तक अलग अलग साइंटिस्ट्स ने इस पहेली के छोटे छोटे टुकड़े जोड़े हैं। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इस खोज की कहानी देखते हैं। इस कहानी के कई हीरो हैं। 1779 में जेन हाउस ने बताया कि भाई देखो, सूरज की रोशनी तो बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन सिर्फ पौधे के हरे हिस्से ही बनाते हैं। फिर 1854 में जूलियस वॉन सैक्स ने कंफर्म किया कि पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और उसे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर थे सी वैन नील और बाद में रूबेन और कैमन। इन्होंने 1930 और 40 में यह साबित कर दिया कि जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वो CO2 से नहीं बल्कि पानी के मॉलिक्यूल के टूटने से निकलती है। ये एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त खोज थी। और इंगेनहाउस का एक्सपेरिमेंट कितना सिंपल पर कितना कमाल का था। उन्होंने बस ये देखा कि जब तेज धूप होती है तो पौधे के हरे हिस्सों के आसपास छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। बाद में जब उन्होंने इन बबल्स को टेस्ट किया तो पता चला कि ये तो ऑक्सीजन है। सोचिए जरा, एक इतने सिंपल से ऑब्जर्वेशन ने बायोलॉजी की पूरी समझ को बदल कर रख दिया। ये देखिए, उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही दिखता था। एक पानी का बीकर, उसमें एक एक्वेटिक प्लांट और बस सूरज की रोशनी। उन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि ये जो जादुई बुलबुले हैं यानी ऑक्सीजन, ये तभी बनेंगे जब 2 शर्तें पूरी होंगी। पहली, रोशनी होनी चाहिए और दूसरी, ये सिर्फ पौधे के हरे हिस्सों से ही निकलेंगे। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे उस जगह पर जूम इन करते हैं जहां असल में ये सारा एक्शन होता है। हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। पौधे की हर हरी कोशिका के अंदर ये छोटे छोटे, आप इन्हें सोलर पावर से चलने वाले माइक्रो फैक्ट्रीज कह सकते हैं। और इस फैक्ट्री में ना काम का बंटवारा एकदम परफेक्ट है। सबसे बाहर हैं 2 मेम्ब्रेन, ये समझ लीजिए फैक्ट्री की दीवारें हैं। अंदर जो लिक्विड भरा है वो है स्ट्रोमा। ये है फैक्ट्री का मेन असेंबली एरिया जहां शुगर बनती है। और स्ट्रोमा में सिक्कों के ढेर जैसी जो चीजें हैं वो है ग्राना। ये है हमारे सोलर पैनल्स जो सूरज की रोशनी पकड़ते हैं। और जब माल तैयार हो जाता है तो उसे स्टार्च ग्रैन्यूल्स नाम के वेयरहाउस में स्टोर कर दिया जाता है। अब इस फैक्ट्री में काम होता है 2 शिफ्टों में। पहली शिफ्ट है लाइट रिएक्शंस की। ये होती है सोलर पैनल्स यानी ग्राना में। इसका काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना और उसे केमिकल एनर्जी मतलब ATP और NADPH में बदलना। फिर आती है दूसरी शिफ्ट डार्क रिएक्शंस की। अब डार्क का मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होती हैं, बल्कि ये कि इन्हें सीधे सीधे लाइट की जरूरत नहीं होती। ये होती हैं असेंबली एरिया यानी स्ट्रोमा में, और ये पहली शिफ्ट से मिली एनर्जी का इस्तेमाल करके CO2 से शुगर बनाती हैं। और एक और कमाल की बात सुनिए, ये क्लोरोप्लास्ट्स ना सेल के अंदर एक जगह पड़े नहीं रहते। ये बहुत स्मार्ट हैं। जब रोशनी कम होती है तो ये सबके सब सेल की सतह पर आ जाते हैं, एकदम परपेंडिकुलर, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी पकड़ सकें। और जब धूप बहुत तेज हो जाती है तो ये खुद को डैमेज से बचाने के लिए दीवारों के साथ साथ पैरेलल हो जाते हैं। मतलब ये अपनी पोजीशन खुद एडजस्ट करते हैं। कमाल है ना।
तो चलिए अब पहली शिफ्ट यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को जरा और गहराई से समझते हैं। ये वो फोटोकेमिकल फेज है जहां सनलाइट को कैप्चर करके उसे यूजेबल केमिकल एनर्जी के पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, तो रोशनी को पकड़ता कौन है? इसके लिए एक पूरी पिगमेंट की टीम काम करती है। इस टीम का कैप्टन है क्लोरोफिल ए। यही है चीफ पिगमेंट, मेन प्लेयर, और इसी की वजह से हमें पत्तियां हरी दिखती हैं। लेकिन कैप्टन अकेला काम नहीं करता, उसके साथ हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स। ये सब सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह हैं। ये उन वेवलेंथ्स की लाइट को भी पकड़ लेते हैं जो क्लोरोफिल ए से मिस हो जाती हैं और फिर सारी एनर्जी कैप्टन को ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये क्लोरोफिल ए को तेज धूप से होने वाले नुकसान, जिसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, उससे भी बचाते हैं। तो ये एक तरह से बॉडीगार्ड भी हैं। तो ये फोटोकेमिकल असेंबली लाइन काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, फोटोसिस्टम 1 और 2 लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेप 2, इसी लाइट एनर्जी से पानी को तोड़ा जाता है, इसे फोटोलाइसिस कहते हैं, और यहीं से ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। स्टेप 3, ये इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। और स्टेप 4, इस पूरे प्रोसेस के आखिर में हमें मिलते हैं हमारे हाई एनर्जी पैकेट्स, एटीपी और NADPH। ये पौधे की एनर्जी करेंसी हैं जो अगली शिफ्ट में खर्च होगी। अब ये जो एनर्जी बनाने का काम है ना, इसके दो रास्ते हैं। एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये मेन रास्ता है। इसमें फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों शामिल होते हैं और हमें ATP, NADPH और ऑक्सीजन तीनों मिलते हैं। लेकिन कभी-कभी सेल को सिर्फ और सिर्फ ATP की जरूरत होती है। तब वो एक शॉर्टकट लेता है जिसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 काम करता है और सिर्फ ATP बनता है, NADPH और ऑक्सीजन नहीं बनते। तो ठीक है, हमारी एनर्जी करेंसी ATP और NADPH तैयार है। अब वक्त है फैक्ट्री की असली मैन्युफैक्चरिंग का। यानी अब हम उस फेज में जा रहे हैं जहां हवा से कार्बन लेके उससे कुछ ठोस बनाया जाएगा। ये है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। इस बायोसिंथेटिक फेज को हम केल्विन साइकिल या C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। याद है फैक्ट्री का असेंबली एरिया, स्ट्रोमा? ये सब वहीं होता है। यहाँ पर लाइट रिएक्शंस में बने ATP और NADPH को खर्च करके हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और उसे कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर में बदल दिया जाता है। मगर इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। होता क्या है कि केल्विन साइकिल को चलाने वाला जो मेन एंजाइम है रुबिस्को, उसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना, पर कभी-कभी वो कंफ्यूज हो जाता है और CO2 की जगह ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और जब ऐसा होता है तो पौधे की बनाई हुई एनर्जी और मेहनत सब बर्बाद हो जाती है। इससे फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। अब इसी बर्बादी से बचने के लिए कुछ प्लांट्स ने इवोल्यूशन के दौरान एक जबरदस्त अपग्रेड डेवलप किया। इन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं। इनकी पत्तियों की एनाटॉमी, जिसे क्रांस एनाटॉमी कहते हैं, बिल्कुल अलग होती है। ये पहले CO2 को एक अलग मॉलिक्यूल PEP से पकड़वाते हैं और फिर उसे अंदर भेजते हैं जहां रुबिस्को होता है। इससे रुबिस्को को ऑक्सीजन मिलती ही नहीं तो गलती करने का सवाल ही नहीं उठता। गन्ना, मक्का, ये सब इसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, पर असल दुनिया में फोटोसिंथेसिस की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं, इसे धीमा या तेज कर सकते हैं। तो चलिए आखिर में इन लिमिटिंग फैक्टर्स पे एक नज़र डालते हैं। यह आंकड़ा देखिए, 10%। जानते हैं ये क्या है? ज्यादातर पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस अपनी मैक्सिमम रफ्तार पर तब पहुंच जाता है जब उन्हें पूरी धूप का सिर्फ 10% ही मिल रहा हो। इससे ज्यादा लाइट देने पर भी रफ्तार नहीं बढ़ती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अक्सर लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती, प्रोसेस किसी और चीज की वजह से धीमा पड़ रहा होता है। और वो कोई और चीज अक्सर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है और यही अक्सर बॉटलनेक बन जाती है। इसी प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाया जाता है कमर्शियल ग्रीन हाउसेज में। वहाँ आर्टिफिशियली CO2 का लेवल बढ़ा दिया जाता है। नतीजा, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार बढ़ जाती है और फसलों की पैदावार भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। तो आखिर में ये समझिए, फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, ये नेचर का अरबों सालों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जिसने एक परफेक्ट सेल्फ रिपेयरिंग सोलर एनर्जी सिस्टम बनाया है। तो सवाल हमारे लिए ये है
कि क्या हम इंसान कभी नेचर की इस ब्लूप्रिंट से सीखकर अपनी सस्टेनेबल एनर्जी की ज़रूरतों के लिए कुछ इतना ही शानदार और एफिशिएंट डिज़ाइन कर पाएंगे।